जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। वैसे तो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए सुबह में लाता, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है और अगर सुबह में ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई तो फिर आप लोगों को सुबह में वीडियो नहीं दे पाऊँगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया था। तो मैंने सोचा चलो आज आप लोगों को मैं इस वक्त ही वीडियो दे देता हूँ, रात के समय है, सभी लोग देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है यहाँ से 1-2 सवाल आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं, हम देखते हैं क्या है हमारा पहला सवाल। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो। देखो तबीयत ख़राब है फिर भी आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो बनता है ना। चलिए क्वेश्चन में आपसे पूछा है रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था? तो रक्त और लौह की नीति जो अपनाया था वो किसने अपनाया था? हिटलर, बिस्मार्क, मेज़नी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है कि रक्त और लौह की नीति को किसने अपनाया था? बिस्मार्क ने अपनाया था। ये बिस्मार्क था कौन? इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए। बिस्मार्क जो था एक राजनीतिज्ञ था, ठीक है, यानी राजनेता था। ये जो है नेता था, ठीक है, और इसने कई लड़ाइयाँ लड़ी, कई भूमिका है इसके। एक राजनेता था, एक कूटनीतिज्ञ था, कूटनीतिक, ये कूटनीति जानता था। क्या जानता था? कूटनीति, ठीक है। ये कूटनीति के लिए भी काफ़ी फेमस हुआ करता था। तो आपसे एग्ज़ाम में जैसा भी पूछे, हो सकता है पूछ ले आपसे लेके बिस्मार्क कौन था? तो एक राजनेता था। अगर यार राजनेता नहीं तो एक कूटनीति करने वाला व्यक्ति था। तो आप लोग इसको देख लेना, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? मेज़नी ने किया था, कावूर ने किया था, हिटलर ने किया था, या और कोई मोदी जी ने किया था? किसने किया था आपको बताना है। तो यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना, मेज़नी हो जाएगा। तो यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? मेज़नी ने किया था। यहाँ पर ट्रिक लगा सकते हैं कि जो लोग यंग होते हैं वो पूरे मौज में होते हैं। किस में होते हैं? मौज में होते हैं, इसलिए यहाँ पे मेज़नी हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण 1871, 1872, 1873 आपको बताना है, या फिर 1874 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है, इसको एकदम देख कर जाइएगा। तो जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1871 में। कभी-कभी होता है क्या कि कौन-सी संधि के द्वारा हुआ था? तो ये फ्रैंकफर्ट संधि के द्वारा हुआ था, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कौन-सी संधि के द्वारा था? फ्रैंकफर्ट संधि के द्वारा। तो हम ये कहेंगे कि ये जर्मनी का एकीकरण हुआ 1871 में। कैसे हुआ? तो ज फटाफट हुआ, ऐसे बोलना है, फटाफट हुआ। फटाफट से फ्रैंकफर्ट आपको याद आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है, सौर ऊर्जा का उपयोग सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? दिल्ली में होता है, राजस्थान में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, या फिर झारखंड में होता है? देखिए जहाँ पे राजस्थान पेड़ पौधे कम होंगे वहाँ पे होगा, तो राजस्थान में, ठीक है, सौर ऊर्जा का उपयोग ज़्यादा होता है। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, श्रीलंका में किस धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं? हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, बौद्ध रहते हैं और ईसाई रहते हैं? कौन से धर्म के लोग ज़्यादा हैं श्रीलंका में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। और जो लोग अब यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म ज़्यादा है, तो इसकी आबादी ज़्यादा है, तो ये बहुसंख्यक होंगे। हो सकता है कि आप लोगों से पूछ ले कि बहुसंख्यक बताइए, श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है? तो बौद्ध लोग। कौन है? तो बौद्ध लोग हैं। ठीक है, श्रीलंका में कौन से किस लोगों की भाषा मतलब कि सबसे ज़्यादा चलती है? तो बौद्धिस्ट लोगों की। बात समझ में आया ना? तो इस तरह से मतलब कि जिसकी संख्या ज़्यादा होगा उसका सब कुछ ज़्यादा होगा भाई, ठीक है? तो इसको याद रखिएगा बौद्ध। अगला है हमारा, कितने किलोमीटर के बाद समुद्र से किसी देश का अधिकार समाप्त हो जाता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 200 किलोमीटर। मान लीजिए आपका ये समुद्र है, ठीक है, आप यहाँ पे इंडिया में रह रहे हो, तो यहाँ से आपसे 200 किलोमीटर तक आप इसमें अपने जहाज़ वगैरह को चला सकते हैं। इसके बाद जो है पाकिस्तान का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप जाओगे तो वो लोग पकड़ लेंगे, ये लोग इधर आएंगे तो हम लोग पकड़ लेंगे, ठीक है। तो यही होता है, तो 200 किलोमीटर के बाद आप नहीं जा सकते हो। अगला सवाल है हमारा, मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसको हम लोग अंग्रेजी में यूएनडीपी भी कहते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। हो सकता है आपसे यूएनडीपी पूछ लें या फिर हिंदी में दे या अंग्रेजी में दे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, बेल्जियम में डचों की आबादी कितनी है? तो बेल्जियम जो थे, तो बेल्जियम में डचों की आबादी आपको बताना है कितनी है, तो ये होगा 59%। कितनी थी? 59। और ये सबसे ज़्यादा थी, याद रखिएगा, ये जो बेल्जियम में डच लोग थे ये सबसे ज़्यादा थे, यानी कि बहुतायत में थे, ये बहुसंख्यक थे। क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि बेल्जियम में बहुसंख्यक कौन थे, तो डच लोग। डच लोग बहुसंख्यक थे, यानी ताकतवर थे, है ना। चलते हैं, अगला सवाल हमारा, विश्व में प्रत्येक देश की प्रति व्यक्ति आय किस मुद्रा में मापी जाती है? रुपया में, डॉलर में, रूबल में या फिर दिनार में? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉलर में। किसमें मापा जाता है? डॉलर में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, मानव विकास रिपोर्ट देश की तुलना किस आधार पर करता है? तो कौन से आधार पर करता है? स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय या फिर इनमें से सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से, इनमें से सभी। कमेंट में सभी को बताना है कि जो हमारा देश भारत है उसका जो मुद्रा है, भारत की जो मुद्रा है वो क्या है? ऑप्शन से आपके पास है डॉलर, रुपया, टका
या फिर दिनार। ठीक है, तो भारत का क्या है ये आपको बताना है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर आप पढ़ाते बहुत अच्छे हो लेकिन जोश नहीं है आपके अंदर। भाई मेरा पुराना वीडियो देखो, पूरा जोश है। अभी मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स वो जान रहे हैं कि मेरी स्वास्थ्य ठीक नहीं है अभी, ठीक है। फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो लाइक तो बनता है ना, तो लाइक कर देना। आवाज़ पे भी मत जाओ, जब मैं ठीक हो जाऊँगा तो ज़रूर आप लोगों के लिए अच्छे से वीडियो बनेगा। थैंक यू, बाय सभी को।